हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नीतू एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में बच्चों हम बेसिकली आईआईटी जेई के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। और आपको अगर मेरा चैनल ये अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे इस नोट्स के द्वारा आप आईआईटी जेई एडवांस आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इससे मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम चार्ज, डिस्पर्सन एंड स्टेबिलिटी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बच्चों, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इसको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है। तो ये सब हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम स्टेबिलिटी, चार्ज स्टेबिलिटी और डिस्पर्सन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जीओसी में हर जगह ये इस्तेमाल होता है। तो ये आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहला है हमारा, फॉर एनी चार्ज स्पीसीज वी डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, वीसीडी कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चार्ज स्पीसीज है, या तो वो आयंस फॉर्मेशन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये चार्ज अपॉन वॉल्यूम है, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस अपॉन, अब केमिस्ट्री में वॉल्यूम तो मेजरमेंट हम करते नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइज के फॉर्म पे कहते हैं। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे O2 माइनस है, F माइनस है, OH माइनस आयन है। तो ये सब चीज़ें हम एज एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे इसमें जनरल रूल। तो जनरल रूल्स क्या होता है, जैसे हम देखते हैं, एज द वीसीडी इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अब हम यहाँ पे जैसे बात करेंगे कि हमारे पास जो भी फॉर्मेशन है कि कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम पर अगर हम देखें, इन फिजिक्स लॉ पर अगर हम देखें, तो कोई भी सिस्टम पर अगर आप एनर्जी इंक्रीज करते हो तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और किसी सिस्टम पर अगर आप चार्जेस या एनर्जी डिक्रीज करते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये सभी चीज़ें हैं, हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए डायरेक्ट हम कहते हैं स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वीसीडी। अगर स्टेबिलिटी, चार्ज बढ़ती है तो स्टेबिलिटी घटेगी, और स्टेबिलिटी घटती है तो चार्ज बढ़ती है। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला आता है हमारा बेसिक टर्म। बेसिक टर्म्स में हम इसमें बड़े डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट इज़ द टेंडेंसी टू पुल द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो कोई भी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो यहाँ पे हमने कोई भी एटम ले लिया है, ए और बी नाम का एटम लिया है हमने। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लोन पेयर है वो बी क्या कर रहा है, इसको अपने तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा हो गई एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ। अच्छा, जब कोई भी एटम किसी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्जेस और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जानना इंपॉर्टेंट है। तो अगला हम देखेंगे कि पार्शियल चार्जेस जो होते हैं, वो पार्शियल चार्जेस बेसिकली क्या होता है हमारा, उनके मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, +1 और -1 हो सकता है ये। अब यहाँ पे देखते हैं कि पार्शियल चार्जेस को हम क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। तो अगला हम नेक्स्ट टॉपिक में अपना मूव करते हैं। जैसे सपोज दैट हम मान ले कि अगर हम ए को यहाँ पे भूल जाए, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ए को हम यहाँ पे भूल जाए और हमने क्या किया, सिर्फ बी हमने रिप्रेजेंट किया है लोन पेयर के साथ और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसको हम किस टर्म में बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी शोइंग हाउ टाइटली, स्ट्रांगली एंड क्लोजली द एटम होल्डिंग इट्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द नेगेटिव चार्जेस होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो हम इसके अलग फॉर्म पे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और रेडियस। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो साइज क्या होगी, घटती है या छोटी होगी, और अगर साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो हम कोई भी रेंडमली एक एटम ले लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा एटम ड्रॉ किया है और एक बड़ा एटम ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे साइज छोटा होने के लिए मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव छोटे एटम की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये साइज का छोटा है, ठीक है। जैसे कि हमें तो पहले से ही पता है कि अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
तो अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो ये हमें पहले से ही पता है। अब आते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में क्या होता है, अब मैंने अलग अलग ऑर्बिटल्स यहाँ न्यूक्लियस के करीब क्या ड्रॉ, एस पी डी एफ लो। तो यहाँ पे देख रहे हैं न्यूक्लियस के करीब जो सामने वाला उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पी का उससे कम होगा, डी का उससे कम होगा, एफ का उससे कम होगा। तो हम देख रहे हैं एस क्या है, क्लोजेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस है, और एफ क्या है, फार, बहुत ज्यादा फारेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर सामने जो न्यूक्लियस के होगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इसका रेडियस भी कम होता है। तो उसकी वजह से हम क्या डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल ऑल्सो। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। तो ये सभी चीजें हमने देख ली। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर स्टडी करते हैं तो हमें पता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब कार्बन के 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता तो क्या उसका फॉर्मेशन होगा, sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये चीजें फॉर्म्ड होती है, ठीक है। तो उसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, spi टाइप हो जाता है, जिसको sp sp2 sp3 फॉर्म पे हम पढ़ते हैं। अब इसमें से क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला करते हैं 1/1 + i × 100। अब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp अगर बोलते हैं तो उसका कितना आएगा, 50%। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp2 कैलकुलेट करते हैं 33.33% आता है। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp3 25% आता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना ज्यादा s ऑर्बिटल अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ द s कैरेक्टर, ठीक है। अब अगला आते हैं यहाँ पे ट्रेंड्स देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्डर पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp का ज़्यादा होगा, फिर sp2 का, और फिर sp3 का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्मेशन में हमने देख लिया है यहाँ पे। तो परसेंटेज ऑफ sp क्या है मेरा 50%, इसीलिए इसका s कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो अगला हम आते हैं, एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, और ये CH है डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके का हमने ले लिया कि एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये sp2 है, ये डबल बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो हमें पता है sp पर आपका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेच करेगा, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसको पार्शियल चार्जेस हम कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम पूछेंगे तो हमें पता है ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि sp का क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेरिजन टू द sp2, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो हमेशा ही नॉन पोलर होता है, बट इस केस में क्या होगा, ये पोलर हो भी सकता है, नॉन पोलर, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट पोलैरिटी अकर हो सकता है, जबकि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हमेशा नॉन पोलर होता है। मॉलिक्यूल कैन बी पार्शियल पोलर हो सकता है, ठीक है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट, ठीक। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे हम बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में हमारा क्या है, बॉन्ड एंगल में देखते हैं हमारा sp 180 है, sp2 120 है, sp3 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम टॉप में बॉटम टू टॉप जाते हैं तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ रहा है, एज वेल एज बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अच्छा, इसमें और एक कैरेक्टर बना सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे इसको किस फॉर्म पे बोल सकते हैं कि क्योंकि जब हमारा रिपल्सन होता है तो एंगल बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है और पुलिंग पावर भी उसका बढ़ जाता है। आइए हम 3 स्पीसीज कंसिडर करते हैं। एक है हमारा
कोई भी एक एलिमेंट ले लिया विथ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। यहाँ पे हमने क्या दिखाया, इलेक्ट्रॉन पेयर का अट्रैक्शन हो रहा विथ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन दिखा रहा हमारा, ये न्यूट्रल फॉर्मेशन में है। ये नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम नोट डाउन करें, ऑल कैटायंस आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर, जितने भी कैटायंस है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर होते हैं, और ऑल एनायंस आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होते हैं। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अगर हम करें तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि पॉजिटिव चार्ज वाले जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर न्यूट्रल, फिर लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब इसमें एक और पॉइंट्स हम लिखते हैं कि एज द पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो इसी बेस पर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये हमारा किसी भी वजह से मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो हमारा वो बढ़ गया है। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ गया है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गया है। जैसे ये पास से पॉजिटिव चार्ज बढ़ते बढ़ते यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इनका बढ़ गया है। ठीक है, तो ये कार्बन के ऊपर क्या आ गया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब आता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, अब आते बात करते हैं, जैसे मेरे पास मैंने एक एग्जांपल लिया है साइक्लोप्रोपेन का। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का एग्जांपल हमने ले लिया। यहाँ पे अगर हमें कोई पूछेगा कि इस वाले पॉइंट पर कार्बन का ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, जो बॉन्ड बनाता है उसको हम एंडोसाइक्लिक बोलते हैं, और इसके ऊपर वाले पोर्शन को जो खुला हुआ है ना, उसको हम एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करता है तो इसका एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसका एंगल हम कितना देख पाते हैं, 60 डिग्री एंगल देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब यहाँ पे हम इसको, जैसे सपोज एग्जाम्पल अगर हम लें कि ये एंगल को आप अगर बहुत ज़्यादा ऐसे दबाओगे, है ना, बहुत ज़्यादा आप इसको दबाते हैं, तो इसमें क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है। फोल्डिंग करने वजह से टेंशन जब क्रिएट होता है तो उसमें इसका एंगल भी चेंज होता है। अब यहाँ पे जो हम लोन पेयर देख रहे हैं, ये लोन पेयर क्या हो जाता है, पास आ जाता है। लोन पेयर पास आ जाएगा तो क्या होगा, इसका रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन जब होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इसको पोटेंशियल अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है वो सब साइक्लोहेक्सेन होता है। अब मोस्ट अनस्टेबल क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन होता है। तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेन बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आइए हम देखते हैं टेबल ऑफ स्ट्रेन। तो टेबल ऑफ स्ट्रेन में क्या होता है, ड्यू टू रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो हम ये चार्ट बनाते हैं, एंगल, एक्सपेक्टेड एंगल, एक्चुअल बॉन्ड एंगल, एंगल स्ट्रेन। तो हमारा ये एंगल साइक्लोप्रोपेन का इतना होना चाहिए था, जबकि हमें आफ्टर स्ट्रेन 60 डिग्री मिलता है। तो कितना स्ट्रेन हमने लगाया इसमें, 49 डिग्री 28 मिनट्स। साइक्लोब्यूटेन में हमें 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मिलता कितना है 90 डिग्री, कितना स्ट्रेन लगाया 90 डिग्री 28 मिनट्स। उसी तरीके से ये हमने पूरा फॉर्मेशन सबका देख लिया है कि किसका कितना स्ट्रेन होता है, कितना आपने स्ट्रेन लगाया है। तो अगला टॉपिक में हम बात करते हैं, इसी के कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले। अच्छा, हमें यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा था कि हमें सब ये अंदर वाले बॉन्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस एक्सोसाइक्लिक वाले बॉन्ड पे रखना होता है। क्यों रखना होता है, क्योंकि अगर सपोज दैट कि हाइड्रोजन बाहर चला जाता है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा तो उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये चीज़ें हमें हाइड्रोजन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है, और ये रेडिकल फॉर्म कर सकता है। तो हम देखते हैं कि वी विल गिव अटेंशन टू एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इफ वी प्रेस्ड इनसाइड angle then outside bond automatically opened more
total S and P remain constant outside angle is greater than 109 degree 28 मिनट्स। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब भी आप अंदर वाले बॉन्ड को आप जब कॉम्प्रेस करते हो, स्ट्रेंथ लगाते हो, तो ऊपर वाला बॉन्ड क्या होता है, ऑटोमेटिक खुल जाता है ना। तो इसकी वजह से हमें इसका जो आउटसाइड एंगल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आउटसाइड एंगल हमारा कितना बढ़ जाता है, ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाता है। ठीक है, अब जो इसका एस कैरेक्टर है वो कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए, लेकिन एंगल बढ़ने की वजह से ये 32 33 तक भी पहुंच जाता है, लेकिन एग्जैक्टली 20 आपके एग्जैक्टली sp2 हाइब्रिडाइज तक वो पहुंच जाता है, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज होता नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं। हालांकि यहाँ देखते हैं आउटसाइड एंगल इज मोस्ट हाई एंगल इन साइक्लोप्रोपेन एंड रेस्ट ऑल आर दैट इज ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो हम इसे कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। If bond angle increases, then outside S character is also increases more than 25%, that is 30 to 33%. That means nearest to the sp2 but not exactly sp2। तो आपको ये सब नोट डाउन करना है आपको कि जब ओपन होने लग जाता है तो ये जैसे हमने बताया sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से वो क्या हो जाता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज तक पहुंचने की कोशिश करता है, 32 33% तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो एग्जैक्टली sp2 नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर उसी के दौरान अगर हम करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाती है, साइक्लोप्रोपेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, साइक्लोप्रोपेन को हम ज्वाइन कर देते हैं किसके साथ, साइक्लोब्यूटेन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। हमें पता है कि साइक्लोप्रोपेन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस वाले कार्बन पर, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, पार्शियल पोलर। तो आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे, अगली क्लास में हम स्टेबिलिटी ऑफ द चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे।